ज़रा हटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे दोनों साथी ज़रार खोड़ो वसतुल्लाह ख़ान आज अपनी कुछ नागुज़ीर निजी वजूहात की बिना पर मेरे साथ नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं, आपका और मेरा साथ है क्योंकि आज जुम्मा है और जून के इस पहले हफ़्ते का समझें कि वो भी अख्ताम पज़ीर हो रहा है, तो आपकी हम लेंगे कॉल्स। आपने देखा कि ये जो जून का पहला हफ़्ता था काफ़ी हंगामा ख़ेज़ रहा ख़बरों के लिहाज से। भारतीय इलेक्शन हो गया, उसका नतीजा आ गया, हमने देखा कि नरेंद्र मोदी को वोट पड़े लेकिन वो अक्सरियत नहीं मिली जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। उनकी अब एक मखलूत हुकूमत वहाँ बनने जा रही है। यहाँ पाकिस्तान में हमने देखा कि इमरान ख़ान साहब के हवाले से उनकी जो जेल की जो सिचुएशन है, कई बदगुमानियाँ थीं, क्लेम्स थे, तस्वीरें आई हैं सामने जिससे अब पता लग गया पूरी कौम को कि उन्हें किन हालात में रखा जा रहा है। वो पुरआसाइश हैं या मुश्किल हैं, अब ये फ़ैसला आप ख़ुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे हिसाब से जो एक अहम चीज़ सामने आई वो ये भी कि प्राइम मिनिस्टर चीन के दौरे पर हैं। वहाँ पर आज उनकी सदर शी से मुलाकात हुई है। उन्होंने सीपैक फ़ेज़ 2 की बात की है, पाकिस्तान का साथ देने की बात की है। इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? आपका क्या ख़्याल है कि हमारी मईशत के लिए इसका क्या असर होगा? और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो थोड़ा बहुत हमने ज़िक्र भी किया इस हफ़्ते, कि चीन के बारे में आप जानते क्या हैं? हमारा हमारा बड़ा चीन पे इन्हिसार होता है। हम कहते हैं कि हमें बार-बार उनसे कर्ज़े चाहिए, बार-बार हम उधार लेते हैं। लेकिन चीन के अंदर के निज़ाम के बारे में, उस मुल्क के बारे में, उसकी मईशत के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं चाहूँगा कि आप अगर कॉल करें तो इस पे ज़रूर हम बात करें। और आखिरी और सबसे अहम मौज़ू ज़ाहिर है कि महंगाई और बजट के बारे में अब ये पता चला है कि 12 जून को आएगा और महंगाई के हवाले से एक अच्छी खबर आई कि जो महंगाई पिछले साल 38% थी वो अब कम होकर 11% हो गई है। तो अब ये जो अशारिये हैं ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने दिए हैं, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि आप बताएं और सच-सच बताएं कि आपको महसूस हो रहा है कि अगर महंगाई कम हुई है तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं पे उसको आपको असर देखने को मिल रहा है या नहीं? आज मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वो खैरपुर से कराची पहुँचे हैं। उन्होंने कहा सर ये जो बसों के किराए थे ना ये बहुत महंगे थे और अभी उसमें 200-400 रुपए की कमी हुई है। ये जानकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। अगर ऐसे और भी कोई चीज़ें हैं जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं तो मैं सुनना चाहूँगा। चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ। नवाबशाह से हैं कामरान अली साहब। जी कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कसम है गुजरते हुए वक्त की कि इंसान बेशक खसारे में है, ये इरशाद बारी मुझे यूँ लगा हमारे बजट ही के बारे में है। ठीक हो गया। कल बड़ी खौफनाक नवाबशाह के अंदर आंधी आई और जो है वो 2 लोग उसके अंदर जाँ बाक हुए और तकरीबन 50 लोग जख्मी हुए। ना कोई एनडीएम में नजर आया, ना कोई पीडीएम में नजर आया, ना कोई इस तरह की फोरकास्ट थी पहले जिससे आगाह किया गया आवाम को। और दूसरी बात यह है कि तकरीबन 31 घंटे हो गए हैं, बिजली बहाल नहीं हो सकी है, टावर्स गिरे थे। पहले ऐसे होता था कि ऑल्टरनेट सप्लाई से जरदारी साहब के शहर की जो है वो लाइट बहाल कर दी जाती थी। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, खातून अव्वल का हल्का है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी 31 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन बिजली बहाल नहीं हो सकी। अच्छा, तो ये सारा ये आंधी का शख्साना है कि खंबे उखड़ गए और लाइनें गिर गई? जी बिल्कुल सर, काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा दरख्त, सैकड़ों दरख्त गिर गए हैं। लोगों का जानी माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और कितना इलाका है जिसमें बिजली नहीं है? ये पूरे शहर की लाइट नहीं है सर। पूरे नवाबशाह में इस वक्त लाइट नहीं है? अच्छा, जी ओके। और जो जो जिस हिसाब से गर्मी चल रही थी उसमें अगर लाइट ना हो तो जाहिर है कि हम इमेजिन कर नहीं, वैसे सकते हैं। मौसम ठीक है लेकिन लाइट नहीं है। 31 घंटे हो गए सर। चलें चलें, ठीक है। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि लाइट बहाल हो आपकी। आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हसन साहब मेरा ख्याल है अब लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब। हेलो। जी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मैं डॉक्टर हसन बोल रहा हूँ। सर आपसे मेरे सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत दी आपने। मेरे 2 सवाल है सर आपसे, प्लीज। जी जी, हुक्म। सर पहला सवाल तो ये है सर कि पेट्रोल, सुई गैस, दूध, एलपीजी, इसकी कीमतें जो हैं प्राइजेस सर डेली के रूटीन पे बढ़ रही हैं। सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। एक टाइम फ्रेम दे दीजिए आवाम को।
ताकि आवाम मुतमईन हो जाए। सर लोग खुदकशी कर रहे हैं, लोग भूखे हैं सर, लोग बहुत परेशान है सर। मैं भी परेशान हो जाता हूँ जब मैं सुनता हूँ रेट बढ़ने वाले हैं। सर मुझे हैबत होती है, मैं मेरी मिसेस को कि बताइए कितने रेट बढ़ रहे हैं। सर लोगों ने दूध लेना छोड़ दिया सर, लोगों के बच्चे भूखे रह गए हैं। और सर ये जुल्म है सर, जुल्म की हुकूमत तो नहीं है सकती सर, मौला अली फरमाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सवाल मेरा ये है सर कि जब लोग ओहदों पे आते हैं पाकिस्तान में खुसूसन, तो सर इनकी प्रॉपर्टियां बन जाती हैं, बैंक बैलेंस बन जाता है। अभी भी सुना होगा दुबई में और दुनिया भर में इनकी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सर ओहदों पे आने बारी क्यों होता है ऐसा? मेरे और आप पे तो नहीं होगी जायदादें, हमारे कभी इंशाल्लाह नाम भी नहीं आएगा ऐसे मामलात में। तो सर इनके साथ ऐसा क्यों होता है? ये क्यों ऐसा करते हैं? क्या ये लूटने के लिए आते हैं, प्रॉपर्टी बनाने आते हैं गवर्नमेंट के ओहदों पे? मेरा सर ये सवाल है सर, जेन्युइन सवाल है सर, मुझे ऐसा जवाब चाहिए सर। ओके मैं आपसे एक जवाबी सवाल करूं, जो आपने पहले पॉइंट रेज किया कि हमारे यहाँ गैस, बिजली, पानी सब महंगा होता गया है। थोड़ा बताएंगे आप कैसे कोप कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं इसको? सर मैंने सर हाँ क्या हो सकता है सर, मैनेज हो जाएगा। मैं आपको सब वो दूं, सोल्यूशन दूं जी। सर मेरे पास सोल्यूशन ये है कि जितनी पाकिस्तान में सरकारी इमारतें हैं सर, सुनिए, जितनी सरकारी इमारतें पाकिस्तान में, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, सुप्रीम कोर्ट, CM हाउस, सर इनके यहाँ सुइया से बिजली है ना, इनके रेट बढ़ा दें सर। 10,000 यूनिट कर दें आप, 10,000 रुपये यूनिट कर दें, आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा सर। सरकारी है ना, उन पर क्या सर, आई में भी खुश हो जाए, उनकी भी डिमांड पूरी हो जाएगी। नहीं देखिए, आवाम पे तो बोझ ना डालें सर। वो करने से भी वो जो पैसा है वो भी टैक्स पेयर का पैसा है ना। अच्छा मान लिया, लेकिन मैं आपसे बोझ नहीं पड़ेगा ना, मैं आपसे पूछ रहा था, आवाम प्रोटेस्टिंग करेगी फिर। मैं आपसे पूछ रहा था कि उनके रेट बढ़ा दें आप अपना जो बिल आपके बढ़ गए हैं, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप कि वो फिर भी आपकी जो आमदनी है, तनख्वाह है, उसमें वो अखराजात फिर भी पूरे हों? आप खुद क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं मेरे पूछ रहे हैं जी सर, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ सर। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी हूँ सर। ओके, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि क्या आप फिर भी मैनेज कर लेते हैं अपनी हद तक? सर नहीं सर, हमारी प्रॉब्लम हो रही है सर, हम भी सर, मेरे भी बच्चे हैं, प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है सर। ज़ाहिर नेसेसिटीज हैं ये, LPG है, रेट बढ़ जाते हैं, दूध आता है घर में बच्चों का, पेट्रोल है, सुइया है सर। नहीं तो आप क्या खुराक को कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं अपने खर्चे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? मैंने बताया ना सर, देखिए चीज़ें कम नहीं होंगी, नेसेसिटी इंसानी कम नहीं हो सकती। देखिए सर, अब तो ये हाल है कि कोई सा 3 वक्त का खाना नहीं खा रहा सर। अब तो लोग भूखे हैं सर, भूखे सोते हैं सर, लोग बार खाने को नहीं है माई सर, लोग भूखे हैं सर, नहीं है। अब तो लोग शादी तकरीबात में नहीं जाते हैं कि भाई कहाँ से देंगे हम लिफाफे में तोहफे के तौर पर, नहीं है सर, लोग बहुत परेशान है सर। गवर्नमेंट को बोले जरा रहम करें। और अपनी मैं कहता रहा हूँ कि जो देखिए सर, इनके में तो चीजें आती है ना सरकारी इमारतों में, ऐवान सदर सर, इनके तो बहुत सारे, इनके तो कहते हैं बैलेंस ही नहीं है इनका। इनके रेट बढ़ा दीजिए ना, बिजली के, सुई गैस के, कोई नहीं बोलेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हम सुन रहे हैं कि 11% तक कमी हुई है महंगाई में, ज़ाहिर है कि वो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही है आम आदमी को, तो उससे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है, हमारी तनख्वाहें वहाँ पे बेशर लोगों की वहीं पे रुकी हुई हैं। तो इसलिए इसका फौरी कोई इम्पैक्ट जो है वो शायद काफ़ी लोग महसूस नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हैं, कराची से हमारे साथ हैं राहिल अशर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं सर? ठीक है। चले, मैं क्या, पहले तो आपको ज़ुल हज का चांद मुबारक हो, बहुत बहुत। जी आपको भी मुबारक हो। ईद अब पीर को होगी, 17 जून को इंशाल्लाह। जी हाँ, 17 जून को होगी जी। और फिर होगी, फिर इंशाल्लाह उससे पहले आपका शो हो जाएगा मेरा ख्याल 14 जून को, जिसमें फिर आपसे बात होगी। अच्छा, मैं आज शाजिब साहब बात करना चाहूँगा, ये जो साइफर केस का फैसला आया है ना जी, इसके हवाले से देखें, पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आर्टिकल 91 थर्ड शेड्यूल कहलाता है ओथ, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का और गवर्नर उसका। उसकी 3 लाइनें मैं आपको पढ़ के बोलता हूँ। एंड दैट आई विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर विच शैल बी brought under my consideration or shall become known to me as a president/prime minister of Pakistan, except as may be required for the due discharge of my duty as president prime minister। देखिए, इस हवाले से इसमें साफ लिखा हुआ है, तो मेरा उस हवाले से फैसले की वो बात कर रहा हूँ। उस फैसले में देखें 27 मार्च 2022 को इमरान खान ने परेड ग्राउंड में साइफर लहराया, सिंपल खिलाफ वर्जी हो गई अपने ओथ की। फिर
उनकी और वो आजम खान की ऑडियो है, फिर उन्होंने कहा जी साइफर मुझे मिल गया। तो मेरा अपना जो एनालिसिस किया मैंने शाहजेब साहब, वो ये है कि देखें इस फैसले के बाद तो अब जो भी हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, मिसाल के तौर पर मियां साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, वो भी चीजें खोल दें, क्योंकि इसने तो इन हाई कोर्ट के फैसले ने तो इजाजत दे दी है। ठीक है, FIA के केस प्लीज नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके, पर ये ओथ की ओपन खिलाफ वर्जी हुई है। आपको याद होगा कि मियां साहब ने एक वो डॉन के है ना, वो क्या नाम है, जिन्होंने वो डॉन लीज के हवाले से कोई बात भी की थी, वो जो है आपके सिरल अलमेदा ने जनरल नाम है जी, सिरल सॉरी, उनको एक इंटरव्यू दिया था, तो उस वक्त के आर्मी चीफ, ISI चीफ शाहिद खाकन अब्बासी, डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हो गया, साकिब निसार ने गद्दारी का केस बना दिया कि जी इन्होंने ओथ की खिलाफ वर्जी की है। तो आया साइफर के जो मामला था उसमें इमरान खान ने अपनी ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं की। एक बात, दूसरी बात, ये जो अभी नैब का केस चल रहा है, इसके अंदर वो लाइव केस दिखाने के ऊपर 4-1 का फैसला है। मैं सिर्फ फैसले में बात कर रहा हूँ, उसमें अतर मिर्जा साहब ने जो फैसला लिखा है, मेरा उस पर एक सवाल है। आपको याद होगा 2020 में कोई 7-8 सहाफी थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाल की थी कि जी नवाज शरीफ को लाइव दिखा दिया जाए। तो अतर मिर्जा साहब के सिंपल था उनका फैसला है कि जी क्योंकि वो एक सजा याफ्ता है तो इसलिए हम उनको लाइव दिखाने की इजाजत नहीं दे सकते। तो क्या इमरान खान के सारे केसेस खत्म हो गए? क्या वो सजा याफ्ता नहीं है? तो मेरा ख्याल ये डोमेन से बढ़ते जा रहे हैं। मैं फिर आपको जो एक बात कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खतरा लग रहा है, देखें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा सेटअप ना कुछ ऐसा हो जाए जिसमें जो बहुत अच्छे जज हैं PCO लाया जाए और बहुत अच्छे जज जो हैं वो फारिग हो जाएं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हमारी जुडिशरी को अपना डबल स्टैंडर्ड ना चेंज करना चाहिए। जी, मैं लाइन तोड़ और आपका जवाब भी सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो नहीं, ये आपने अपनी राय दे दी 2-3 अदालती मामलात पे, साइफर केस पे आपने अपनी राय दी। अतर मिनल्ला साहब की जो डिसेंट का नोट है उस पर भी आपने अपनी राय दी। हमारे TV चैनलों पे पूरा हफ्ता इस पे बहस होती रही। आपको पता है कि कुछ सख्ती मीडिया पे हुई पैमरा की तरफ से कि अदालती मामलात पे जो है एहतियात से बात करें। तो मेरा ख्याल है कि आई विल लीव इट कि आपके जो कमेंट्स थे बतौर शहरी आपने अपने वो दे दिए, क्योंकि अब उस पर फैसले आ चुके हैं, तो आपका हक है, आपको अपनी राय का हक है। आई विल लीव इट देयर। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कराची से हैं इम्तियाज़ हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब। सर, ज़िलहिज्जा का चांद मुबारक हो आपको, आपकी फैमिली को, पूरे आलम इस्लाम को। देखिए, आप लोगों के लिए दिल से दुआ निकलती है, और मैं सिर्फ इस वक्त 2 छोटी बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैं बुढ़ा होने को आया, दोस्त में ये सुनता आया फला मुल्क ने हमारी मदद की, हम मुश्किल से निकल गए, उसका एहसान। अच्छी बात है, दोस्त ममालिक करते हैं, मगर किसकी मुश्किल आसान हुई? आवाम तो आज पहले से अबतर है, खून के आंसू रो रही है, नौकरी करके भी भीख मांग रही है। सर देखे, बिजली इतना महंगा कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक ऐसा ऐलान करे कि जो बंदा जहाँ जॉब करता है तो वहाँ कंपनी यानी एक कानून पास करे कि 50% बिजली का बिल वो एम्प्लॉय को अलग से दें। या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम फलाई इदारों से कि वो इसके ऊपर काम करे, क्योंकि जिसकी तनख्वाह 50-60 हजार भी है वो भी भीख मांगने के लिए हाथ फैलाने की पोजीशन में। मगर यार व्हाइट कॉलर जो है ना दोस्त, वो हाथ अगर फैलाए तो फिर बात बड़ी खराब हो जाती है, और वो तो समझिए कि जिल्लत वाली बात है, और अल्लाह पाक सब पे रहम करे। और अभी डॉक्टर साहब की एक कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि जुल्म हो रहा है, कुछ करे। यार जुल्म सहने वाला ये सबसे बड़ा जालिम है। आप ये देखें ना कि तनख्वाह, अब मैं क्या खुल के बोलूं यार, मैं बिजली का बिल पे करने के बाद प्रॉब्लम में आ जाता। ठीक है ना सर? जी, तो जी। अब मैं व्हाइट कॉलर जो अब मैं हाथ फैलाऊंगा तो लोग कहेंगे अदाकार है, कलाकार है, भीख मांगता है। तो बड़ी कस्मा पुरसी है, इतनी कस्मा पुरसी है। और देखें हालात किनके सही हुए, मुश्किलात से कौन निकला, मेरे समझ में तो आज तक ये बात आई नहीं। मैं बुढ़ा हो गया, आपकी उम्र का ही हूँगा तकरीबन, तो मैं यही कहता हूँ कुछ फलाई इदारों को सामने आना चाहिए, और किसी से कुछ होने वाला नहीं है। बिजली की मद में किसी मद में वही मदद कर सकते हैं जैसे सीलानी, आलमगीर वाले, छिपा और JDC है। ये जिंदगी मौत का मसला हो गया, सैलरी बढ़ती नहीं है और सैलरी आपकी घटती जा रही है। अगर 50,000 कमाए और 25,000 भी बिल आ गया तो वो बेचारा करे तो क्या करे, मट्टी खाए, बालू खाए।
बड़ी कसमपुरसी है। पाकिस्तान तो हमारा इम्तियाज साहब, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही। लेकिन आपने मामला सही नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं, इससे पहले डॉक्टर हसन ने भी यही बात की, और हम जानते हैं कि हमारा मुल्क उसकी मईशत जो है वो चूँकि अब बहुत हालात ख़राब हैं, IMF का प्रेशर है, ये तवानाई की जो कीमतें हैं ये और ऊपर जाएंगी। मैं इसमें भी दिलचस्पी रखता हूँ कि हमारा मुल्क कोई दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे ये मुश्किलात हैं। बहुत सारे मुल्कों में एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई हैं। ज़रा हटके में आज कॉलर्स डे है, आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। अब तक जो कॉल्स आई हैं उसमें ज़्यादा बात महंगाई पर हो रही है। गो के अभी हमने चंद दिन पहले देखा कि पेट्रोल की कीमतें कुछ कम हुई हैं, लेकिन बिजली और गैस की जो कीमतें बढ़ती गई हैं पिछले चंद सालों में, उसकी काफ़ी शिकायत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इसके साथ निमट रहे हैं, कोप कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ दें बाकी लोगों को भी, क्योंकि जो चीज़ें हमारे काबू में नहीं हैं उसके बारे में, उससे हम फिर कैसे निपटें, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हमारे साथ मज़ीद कॉलर्स हैं। पहले चलते हैं कराची से। शिहाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। एक आज अवामी मसाइल की पहला एक हिस्सा है जिसमें सर जो शादी हॉल आप बुक करते हैं, तो जब बुकिंग पे जाते हैं और 6 महीने पहले बुकिंग करते हैं, तो जो भी बिल बन रहा होता है, जो 5 लाख का बने या 6 लाख का, 50% कहते हैं एडवांस दे दो। ये कौन सा कानून है? दूसरा कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पंजाब भी और सिंध भी, वहाँ वनडिश है या ओपन छोड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये अवामी हर जगह आवाम को एक तकलीफी अमल है। वो हमसे एडवांस पहले ले लेता है और कहता है जी 50% दे दो, 6 महीने पहले बुकिंग कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कम से कम इन चीजों को तो देखे जो बुनियादी है। आटे की कीमत कम हो गई, आज तक डबल रोटी वाले, बेकरी वाले कोई कम करने को तैयार नहीं है। तो जब ये छोटे छोटे चीजें इशू बन के एक पहाड़ बन जाएगा, तब पूरी दुनिया तवज्जो देगी, हुकूमत पाकिस्तान देगी। ये मेरा सवाल है अवामी। ठीक है। ये जो आपने शादी हॉल बुक करने की बात की और आपने कहा कि क्या 50% वो कह रहे हैं कि आप 6 महीने पहले दे दें, हाँ, तो अब ये देखें, ये प्राइवेट बिजनेसेस हैं, राइट, और इसमें आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि यार 50 ज़्यादा है। उन्होंने कानून दिखा दिया कि जी हम 50% से कम लेते ही नहीं है। माने जो एक आदमी, अच्छा आपको अगर 2.5 लाख रुपए आज 6 महीने पहले दे दें, आप 6 महीने बाद आप उसको दे रहे हो, और वो भी शादी से 1 घंटे पहले कहते हो सारे पेमेंट, चलो वो भी से आप 10% ले लें, उसके 1 महीने पहले पहले पैसे ले लें आप। अच्छा। लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए ना कि एक आदमी वैसी किस तरह अरेंजमेंट करते हैं और वो 6 महीने पहले आपको पैसे देते, और अच्छा उस पैसे का वो जो मुनाफा का कमा रहे हैं उससे कोई सवाल जवाब कोई नहीं कर सकता। इसी तरह देखिए, और आप कह रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने कोई कानून दिखा दिया कि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है। उनकी एसोसिएशन ने पास किया हुआ है। अच्छा। आप किसी भी हॉल में चले जाएं, अच्छा। वो कहेगा ये देखिए लिखा हुआ है 50%। किस कानून से ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई तो नोटिस ले कि आपको क्या है हक वक्त का है कि आप एक बंदे से आप 10% ले लें। ओके। 1 महीने पहले आप पूरे ले लें। मैं सिर्फ इस पे, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन सिर्फ मेरे जहन में एक आइडिया ये आ रहा है कि शायद वो इसलिए करते हों कि लोग आते हैं, बुकिंग्स करा के चले जाते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं लास्ट मिनट पे, उनका नुकसान होता है। शायद इसलिए करते हों कि जी आप सीरियस हैं या नहीं है। 10% ले लें और 1 महीने पहले आप रिकॉल कर लें, ठीक है, या 2 महीने पहले टेलीफोन कर दें कि भाई अगले महीने आप दे दीजिएगा। देखिए, हर चीज की एक तरीकाकार है। इसी तरह आप लैंडलॉर्ड को एडवांस दे देते हैं और 5 साल बाद खाली करते हैं, तो वही पैसा आपको थमा देता है और हर 11 महीने बाद उसके इंक्रीज होते रहते हैं। सही बात है। ये कौन से पाकिस्तान में कौन से कानून है? इस पे सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस ले और इन सारे फैसले कर डाले एक ही दफा। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने एक इंटरेस्टिंग मसले की तरफ निशानदेही की। आगे बढ़ते हैं। क्वेटा से हमारे साथ हैं आर्यन खान। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपके लास्ट प्रोग्राम में हमने HEC के बजट के हवाले से बात की थी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने वो अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और HEC का जो बजट है जामियात के लिए वो दोबारा बहाल कर दिया है। अच्छा, एक मिनट, वापस लिया है? ये आपने कहाँ देखा है?
ये फाइनेंस डिवीजन ने उसको नोटिफाई किया है और एचईसी को कहा है कि जो पिछले साल का आपका बजट था 65 अरब रुपए का, वो दोबारा आपका बहाल होगा। तो वो हमारे एहतजाज की वजह से और मीडिया पे आने की वजह से ये चीज दोबारा रिवर्स हो गई है। चलें, गुड हो गया, बिल्कुल ठीक है। आपको पता है कि आपने कॉल किया था, 2-3 और लोगों ने कॉल किया था पिछले जुमे को, फिर हमने बात भी की थी एक वाइस चांसलर साहब से, रिटायर्ड हैं कराची के, उन्होंने हमें बताया कि मसला है क्या। उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि एचईसी को फंड्स देने होंगे, आप झटके के साथ ये फंडिंग बंद नहीं कर सकते। बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे बाकी सूबों की भी हैं जो बाकायदा परेशान थी कि कैसे चलेगा मामला। तो ये आपने एक अच्छी खबर दी है, आपका शुक्रिया जी। आगे बताइए शाहजेब साहब, मैं दूसरी चीज पे आज बात करना चाहूंगा, टाइम भी कम है, आपके कॉलर ज्यादा होंगे। ऐसा है कि हमारा चमन में पल्लत जारी है पिछले 8-9 महीनों से। वन डॉक्यूमेंट रिजीम जो है वो पाकिस्तानी स्टेट ने इम्पोज किया था ड्यूरन लाइन पे, जो पश्तून आबाद है दोनों अतराफ में और जिनके कबायली, सियासी और समाजी रिश्ते हैं, तो उनको यकदम उन्होंने बंद कर दिया है और पासपोर्ट के जरिए उन्होंने कहा है कि आपने लोगों को जाना है। 8 महीने से एक पुरअमन धरना जारी है जिसमें किसी ने कोई वायलेंस नहीं किया है, लेकिन पिछले 20 दिनों से यहाँ पे एफसी ने और रियासती फोर्सेस ने, पुलिस ने उन पे तशद्दुद किया है, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है। पल्लत कमेटी के जो रहनुमा है इस वक्त गिरफ्तार है। पिछले 4-5 दिनों से हब्से बेजाम उनको रखा गया है। कोयटा चमन जो इंटरनेशनल शाहराह है वो बंद थी, उनको बजोर ताकत उन्होंने खुलवाया है। तो इस वक्त चमन के अंदर हालात बड़े खराब हैं और हमारी ये गुजारिश है इस हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, और जो पश्तून दुश्मनी इस वक्त की जा रही है, हमारे कारोबार को बंद किया गया है। नहीं ठीक है। ऊपर ये कि उन्होंने इतना बड़ा तशद्दुद किया है पिछले 5 दिनों से। आज भी कोयटा शहर में पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की तरफ से, अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, एनडीएम की तरफ से, पीटीएम की तरफ से एहतजाज तो इसके खिलाफ पिछले 3 दिन से चल रहा है हुकूमत और ओश के नाखून ने। और ये जो चमन में इन्होंने स्टेट वायलेंस शुरू किया है इसको बंद करें। इसका पुरअमन हल हमें ढूंढना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम वक्तन फवक्तन चमन की सूरत हाल पे रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, इसको देखते रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये अब आहिस्ता आहिस्ता पुरतशद्दुद हो रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए, मुजाहिरीन को भी चाहिए कि इसका पुरअमन हल ढूंढें। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेंगे। ज़रा हटके में हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। हमारे कॉलर्स अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि ज़रूर हम अपने हालात पे, मसाइल पे अफसोस भी करें, मज़म्मत भी करें, गम गुस्सा भी करें, लेकिन कुछ ये भी बताएं कि अपने तईं आप कैसे इन हालात से निमट रहे हैं, क्या होना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं इस बारे में। हमारे अगले कॉलर हैं इस वक्त घोटकी से, अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा अर्ज ये है कि हमारे पहली नंबर तो ये है कि चाइना की आपने बात की कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। चाइना तो ये आर्जी बुखार, इसके लिए हम चाइना के पीछे नहीं रह सकते हमारा मुल्क, क्योंकि हमारा मुल्क इंटरनेशनल है, ताकतवर मुल्क है। हम तो अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ये नहीं कि अमेरिका ने हर टाइम में हमारी बहुत मदद की है। और रही बात ये केसों की, और हमारे जो भी लीडर हजरात हैं, जरदारी साहब हो गया, जो भी कागजात हैं फैल पड़े हैं उनको खत्म करो। जो भी पहले केस हैं, जिसने खाया पाकिस्तान का खाया, वो केस ही खत्म करो। सियासतदानों का भी जो है पहले से अभी जो है, जो भी मुल्क का हालात, जिसने भी पाकिस्तान का पैसा खाया वो उसको छोड़ो, वो फैल भी खत्म करो। जजों को बोलो अरबों रुपए लगा रहे हैं केसों पे, केस सुन सुन के आवाम तंग आ गई है। अब ये केसों का निजाम ही खत्म करो, अभी की सोचो पहले की। और लीडर जो भी हजरात हैं, हमारी सारे सियासतदानों की अपील है, जो भी जिसने खाया सबको हमने माफ कर दिया। पाकिस्तान की वैसे ही उसने पाकिस्तान के खाए हैं ना, किसी दूसरे मुल्क के नहीं खाए। लीडरों ने खाए, केस जो भी हैं खत्म करो। नेब के हो गए, सियासतदानों के हो गए, मीडिया वालों ने खाया, जो भी खाया हमने उनको खत्म किया। हमारे अपील है सारे जो भी पाकिस्तानी सुन रहे हैं, और जो जेलों में गरीब कैदी पड़े हैं उनको भी छोड़ दो, उनको छोड़कर दूसरे मुल्कों में काम करने दे। हमारे आर्मी चीफ से हमारी अपील है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ पिंडी से हैं मोहम्मद सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जिलानी साहब। जनाब जिलानी साहब, आपने 7 साल हमारे लिए जंग लड़ी और 20 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे हक में फैसला किया, नेशनल बैंक की रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी। लेकिन हमें एरियर मिलने की बजाय मुझे 15 दिन पहले लेटर मिला है
कि आपको 57 लाख रुपए आपको नेशनल बैंक ने ड्यूरिंग सर्विस ज्यादा पे कर दिया। इसी तरह एक देवा ने मुझे बताया कि मुझे लेटर मिला है कि आपके खामन को ड्यूरिंग सर्विस नेशनल बैंक ने 1,43 लाख रुपए पे कर दिया। अब तो सच्ची बात यह है, मेरी काजी साहब से रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के वास्ते आप हमारे इस केस को देखें, आप इस केस को देख लें। आप देखें, आपके दौर में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के वजीर आजम 2012 में उनको सिर्फ स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट को खत न लिखने पर इनकी राइटिंग ऑफ कोर्ट सजा देकर 5 मिनट सजा देकर 5 साल के लिए नाहिल कर करार दे दिया। तो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट खुला तौहीन अदालत कर रहा है। आज भी इनको आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तौहीन अदालत का केस था, इनको 26 जून की नोटिस दे दिया। इनको सब प्रेसिडेंट वगैरह को मिल गया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट खुला मतलब है कि ये बगावत की समझ में कर रहा है। नेशनल बैंक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान ही नहीं रहा नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट। मतलब क्या सलीम साहब, क्या इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया जाए, क्या करें? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से इतनी ताखीर से दिया फैसला। 26 जून का इनको नोटिस भी दे दिया, प्रेसिडेंट को भी और तमाम लोगों को भी नोटिस दे दिया उनके मुतल्लिका। ठीक है जैसे पाकिस्तान ही इस बात का नोटिस लेना। अगर वजीर आजम को बुला सकते हैं, उनको आप डिसमिस कर सकते हैं, ये आपकी अदालत। तो ये नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है। आपके ये नेशनल बैंक के जो पेंशनर्स का मसला है, बहुत लंबा अरसा चला है और कोर्ट का फैसला आ गया है, इसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपकी आवाज़ आई होप कि सुनने वालों तक पहुँच रही है, और अगर किसी को एहसास है तो इस बारे में उन्हें बिल्कुल देखना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पिंडी से ही हमारे अगले कॉलर हैं डॉक्टर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं डॉक्टर सुहेल हूँ जी, रावलपिंडी से। एक आजाना सी गुजारिश है, इज़हार राय है जी। एक तो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है मेरे सर आंखों पे, लेकिन उस इस्टेब्लिशमेंट को मलिक रियाज की ने जो इस्टेब्लिशमेंट भर्ती की है उससे होशियार रहना चाहिए। जो ये सारी मनूवरिंग मेरे ख्याल में कोर्ट में चल रही है, ये सारी इस वजह से चल रही है। दूसरी गुजारिश ये थी कि चाइना से जितना हम कर्जा ले रहे हैं, हमें अपनी औकात में रह के लेना चाहिए, ये आगे जाके खतरनाक भी हो सकता है। और तीसरी सर आपसे पूछना था, ये आईपीपी इंडिपेंडेंट जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? किस तरह इसका इख्तिताम होगा? ये कैसे जान छूटेगी? क्या इनको खरीद दिया जाए? इनको कोई कहाँ पे इसका इख्तिताम कब होगा? ओके, सो देखें, एक तो ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब आप उधार लेने जाते हैं तो ये हमेशा जहन में रखना चाहिए कि वो चुकाएंगे कैसे। हमारा इस वक्त मसला ये है कि हम इधर से उधार लेते हैं, उधर की किस्त अदा करते हैं, वहाँ से उधार लेते हैं तो कहीं और से वापस करते हैं, और इस बीच में हम सूद की अदायगियाँ हम करते आ रहे हैं। चीन के लिए हम इसलिए शुक्रगुजार हैं कि वो हमें कर्ज़े देता है कि जब हमें कहीं से भी कर्ज़ा नहीं मिलता तो चीन हमारे साथ कुछ नरमी रखता है। लेकिन ये भी आपकी बात मैं ऐड करूँगा कि चीन जो कुछ हमें देता है वो एज अ ग्रांट या दोस्ती के हिसाब से नहीं कि यार ये रख लो। वो जो भी देता है वो कमर्शियल लोन्स होते हैं और मार्केट रेट पे होते हैं, और वो उसमें अपना सूद वो अदायगियाँ करनी होती हैं हमें। ये एक ट्रांजैक्शन होता है, उसमें ठीक है हमारे रिश्ते रहे हैं अच्छे, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कर्ज़े ले रहे हैं वो हम लौटाएंगे कैसे। आपका जो आखिरी जो पॉइंट था इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के हवाले से, देखें सॉवरेन गारंटीज़ हैं उसमें, हमने उनको तकरीबन समझे कि ये गारंटी दी हुई है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर आपको हम ये रिटर्न देंगे, चाहे हम आपकी बिजली वो इस्तेमाल करें ना करें, आपको इतना रिटर्न ज़रूर मिलेगा। और वो उस ज़माने में किया नवाज शरीफ साहब ने, जब उनका ख्याल था कि हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी, हम ये बिजली इस्तेमाल करेंगे और ये हमारी जो है मईशत आगे बढ़ेगी। वो सब नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मुल्क में उखाड़ पिछाड़ का एक सिलसिला है, किसी ने कहीं तय कर लिया कि उनको हटाना है, और हमने जो हालात रहे हैं पिछले 10 साल में वो आपके सामने हैं। तो अब वो IPPs जो हैं वो हमारे गले की हड्डी बन गए हैं। बिजली जो वो पैदा कर रहे हैं वो काफ़ी महंगी है, और उसका बोझ अब कौन उठा रहा है? आप और हम उठा रहे हैं। हमारे बिलों में ये लग के आता है कि हमें जो है पर यूनिट जो है वो इजाफी देना पड़ रहा है, ताकि हम अपनी वो जो कमिटमेंट्स हैं IPPs वालों के साथ वो हम पूरी कर सकें। तो घूम फिर के जिन्होंने ये फ़ैसले किए उनको जवाबदेह हमें करना चाहिए। उस वक्त भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, अब भी नून लीग की गवर्नमेंट है।
कहीं पे किसी को जवाब देना होगा कि ये क्या सोचकर उन्होंने फ़ैसले किए। वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि तब हालात और थे, अब हालात और हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो बोझ लोगों के ऊपर आ रहा है ना, उससे वो जस्टिफिकेशन ज़्यादा बनती नहीं है। तो हम आपकी मज़ीद कॉल्स लेंगे, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। कुछ अब बड़े शहरों से बाहर निकल के चलते हैं डेरा गाजी ख़ान के एक नवाई इलाके की तरफ। वहाँ से हमारे साथ हैं मोहम्मद याकूब ख़ान। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है याकूब ख़ान? ओके, मेरा ख्याल है लाइन ठीक नहीं है। कराची से हमारे साथ हैं फ़याज़ ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्रिया शुक्रिया। सर बात यह है कि यहाँ हर किस्म के मौजू पे बात होती है, लेकिन कल जो एक बहुत बड़ा इसे अपसेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अपसेट तो वहाँ हो यूएसए से शिकस्त जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, ये 24 करोड़ अवाम के दिलों के साथ खेला गया है और पूरी कौम जो थे एक ही प्लेटफॉर्म पे कराची से लेके खैबर तक, इसलिए क्रिकेट के मैदान पे एक जगह खड़ी होती है। और ये जब इस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, अब बात यह है कि जो सिलेक्शन कमेटी है, ये सिलेक्शन कमेटी किस उससे है, मेरी समझ से बाहर है कि इनको नजर आता है कि अब देखें जिस तरीके से आजम खान बैटिंग के लिए जा रहे थे, है ना, उनको एक लेफ्ट आर्म गेंद कर रहा है, उनको पता है कि गेंद क्या आएगा, फिर क्रॉस खेल रहे हैं। क्रॉस कौन सी क्रिकेट में क्रॉस खेला जाता है? हम जैसे अगर ग्राउंड क्लब क्रिकेट खेलें तो उसकी तो समझ आती है, लेकिन वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है और आप इस पर क्रॉस जा रहे हैं, फिर इफ्तिखार हो गए, फिर इतना बड़ा ब्लंड किया कि सुपर ओवर में आप आमिर से ओवर करा रहे हैं, जो आमिर आप 32 के करीब 32-33 साल उसकी एज होगी, और अगर उसको कागजी, आपको पता है कि पाकिस्तान में 2-3 साल का हर रिलैक्स एज कम कर लेता है, तो इसकी जगह जो है क्या बाबर आजम को ये नहीं मालूम था कि यार ये तो 4 ओवर के बाद जो है ये तो वैसे ही खत्म हो जाता है, तो नसीम शाह के पास था। फिर उसके बाद आपने क्या किया, सबसे बड़ी जो गलती की, ओपन स्ट्राइक में आपने इफ्तिखार से जो है ना कराया और सामने जो है फखर जमान दूसरे एंड पे खड़ा का खड़ा रह गया। मतलब ना कैप्टनसी कहीं से नजर आ रही है, ना कहीं कोई सेटिंग ही नहीं नजर आ रही। और अब कल नहीं परसों जो है वो इंडिया से मैच है, इंडिया के खिलाफ अगर ये मैच हारते हैं तो बताएं क्या हालात होंगे। और अगर यही टीम पाकिस्तान हार जाती है और यूएसए अपना मैच जीत जाती है तो यूएसए तो ऊपर आ जाएगी, पाकिस्तान की टीम बैक कर जाएगी। तो चेयरमैन साहब, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी ये चाचे मामे ताए बेटे भतीजे, ये जो सिस्टम टीम में ग्रुप बंदी है, ये लाखों रुपया करोड़ों रुपया लेते हैं, है ना, और ये पाकिस्तान के अवाम के दिलों के साथ ना खेलें। हम सारे पाकिस्तानी इस वक्त बहुत ज्यादा अफसरदा है कि यूएसए से हारना ये अपने समझ से बाहर है। अब इंडिया के खिलाफ हमारी ये दुआ है, दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को जीत के। हाँ, दुआ करें और टीम जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे देखे कोताहियाँ कहाँ हुई, क्यों हुई। एक आध दिन है, अगर उसमें वो कुछ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, कोई रद्दो-बदल करते हैं, तो शायद जो कौम की तवक्कुआत हैं उस पर वो पूरा उतर सकें। आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ डीजी खान से हमारे साथ कॉलर वापस आ गए हैं, याकूब खान साहब। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है सर। हमने बोला है कि जने जो कॉलोनी बनाई हुई थी, इधर के जो चेयरमैन है वो जने जो कॉलोनी यतीमों गरीबों मस्किनों ज़ईफ़ों और बीमारों वास्ते बनाई थी वो भी उस पे चढ़े हुए हैं, और जो सहूलतकार है वो भी चढ़े हुए हैं। हमारी जमीन है, पत्थर बिजली हम उधर से उठावाते हैं वो भी नहीं देते, हमारी जमीन भी कब्जे की हुई है और गुस्तान बना रहे हैं हमारी जमीनों पे। और जो इधर से कस्टम कपड़ा जो चीज भी आता है वो इधर से उतार कर ये पुलिस वाले लेके जाते हैं, जो चेक पोस्ट है, जो मंशियात आती है, जो अभी 2 नंबर काम होता है, ये सब कर रहे हैं। अच्छा याकूब भाई, सॉरी, आपने कई चीज़ें बता दी। ज़मीन पर कब्जा है, वहाँ पर ये
स्मगलिंग भी है, जराइम भी हो रहे हैं। ये डेरा गाजी खान का कौन सा इलाका है, कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? सखी सरवर की। सखी सरवर की। हाँ, सखी सरवर का जो थाना है राखी गाज का, वहाँ से जो भी माल पकड़ते हैं, इधर आइस भी बिक रही है, आशीष भी बिक रही है, हिरवन भी बिक रही है, पत्ता ये लोग खाते हैं। रोडों पे रेडिया खड़े हुए हैं, उनके पैसे भी ये खाते हैं चेयरमैन। अभी बात करें तो और मुद्दाई बना देते हैं, और मुद्दाई बना देते हैं। मैंने एप्टिक्रेशन में भी गया हूँ, अदालतों में भी गया हूँ। हम अनपढ़ हैं, वो जो है ना अनपढ़ का वकील को कहते हैं हमारा केस खत्म हो गया है, हमारा केस दो, हम आगे छोड़ते हैं, वो बोलता है जाओ जो काम करना है करो अपना, हम नहीं देगा। हमने मोर्शिद में भी गए हैं, मोर्शिद अदालत में भी गए हैं। यह हमारा 16 का केस है। जो हमारा गवाह था वो भी रल गया है, उसको डरा के धमका के। प्रिंसिपल था वो एप्टिक्रेशन का खालिद था, वो कयूम थानेदार था। हमारे पास सब कागज है, हमारे पास जो जमीन है हमारी 20 कनाला है, हमारा पत्थर भी नहीं उठाने देते और मुद्दाई बना देते हैं। तो अब देखें, ये जो जमीनों के मसले हैं, एक तो कानूनी तरीका होता है कि आप उसमें देखें, लेकिन हमारे मुल्क में हम कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अगर वहाँ से नहीं हल हो रहा तो फिर दूसरा तरीका होता है कि किसी बाअसर शख्सियात को, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करें ताकि कोई आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट वगैरह हो। और तीसरा तरीका जो आप कर रहे हैं, मीडिया पे अपनी आवाज़ उठाएं, अपने प्रोग्राम में शरीक होकर अपना मसला बयान किया, आपका शुक्रिया। हमारे साथ अब कराची से अगले कॉलर हैं एहसन जब्बार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? शुक्रिया शुक्रिया, आप बताएं। अच्छा जी, आप सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों का प्रोग्राम देखता हूँ एंड मुझे भी एक चीज़ यही होती है कि वी डू नॉट फोकस ऑन सॉल्यूशंस। जितने भी लोग कॉल्स कर रहे होते हैं वो सिर्फ कंप्लेंट्स ही कर रहे होते हैं जी। तो एक तो मेरा ख्याल है हमें अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ की, और हमें थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड और अपने अंदर शुक्राना भी लेकर आना है ताकि हम अपने आप को रेज कर सकें। तो ये क्वाइट डिप्रेसिंग होता है कि हर वक्त हम नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और वो भी आउटवर्डली करते हैं। कभी भी हम अपने गिरेबान में खुद नहीं झाग रहे होते। तो PIA की बुराइयां कर लें और स्टेट जितनी भी इदारे हैं स्टेट ओन, उन सब की बुराइयां कर लें, उन सब में पाकिस्तानी तो काम कर रहे हैं। तो हम सब ने मिलके इस पूरे आई थिंक मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो हम ही सब पे जिम्मेदारी है कि इसको सही भी करना है। तो आपके प्रोग्राम में वो आए हुए थे मुस्ता इस्माइल साहब, उन्होंने इमरान खान को कहा कि आई टेक हिम टू द कोर्ट। भाई आप पॉलिटिक्स में आए हैं तो यही तो सब कुछ होता है ना, आपको तो ये सब चीजें बर्दाश्त करने की जरूरत है, बिकॉज पॉलिटिक्स तो है ही सारी है। लेकिन देखें ना, जिस पर गुजरती है उसको एक ये हक भी है ना कानून में, आइन में, कि अगर आपके साथ किसी ने ज़्यादती की है तो आप उसके अजाले के लिए, आप कंपनसेशन के लिए या उसके लिए आप रुजू कर सकते हैं। मैं आपकी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि हमारी कौम का एक मिजाज जो है वो इसी तरह है कि हम शिकायतों का अंबार करते हैं, उंगलियाँ दूसरी तरफ उठाते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आपने सही कहा कि अक्सर कॉल्स इसी तरह की आती हैं कि लोग अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये भी ना भूलें कि ये भी ज़रूरी होता है। लोगों के दिल इतने भरे हुए हैं, मसाइल के इतने अंबार हैं कि हमारे मीडिया पे लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। और हमारे प्रोग्राम में भी ये जुमे का एक दिन हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि आप अपनी बात अपनी आवाज़ उठा सकें, आप अपनी बात कर सकें। तो वो भी ठीक है, मेरा ख्याल है उसकी भी गुंजाइश है, लेकिन साथ ही हमें सॉल्यूशंस पे भी नज़र बिल्कुल रखनी चाहिए और शेयर भी करना चाहिए कि किस तरह से हम इन मामलात को देख सकते हैं। आपका इनपुट आ गया, ग्रैटिट्यूड की आपने बात की, आई फुली फेवरेट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बस टाइम थोड़ा है, आखिरी एक कॉल ले लेते हैं। अजीम कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। जी कुरैशी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? बस बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आपके पास भी टाइम शॉर्ट है, मैंने देखा आपका नीचे वो टाइम शुरू हो गया है चलने का जी। मैं एक चीज़ से पहले तो ये क्रेडिट देता हूँ कि डॉन न्यूज़ वो वाहिद चैनल है जो मैं देखता हूँ। मैं पिछले 3 साल से कोई टीवी चैनल लोकल नहीं देखता और अक्सर आपसे अपनी दिल की भड़ास निकाल लेता हूँ। आपने सही वकालत की हमारी फ्रस्ट्रेशन की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सूरज पे घर बनाया है और छाँव ढूंढते हो। बिल्कुल सही है। सूरज पे घर बनाया है और छाँव ढूंढते हो, दलदल पे चलने की तमन्ना है और पाँव ढूंढते हो। गर्चे अहले ईमा हो
पर खता पे खता करते हो, बारिश से डरते हो और पानी को ढूंढते हो, मुनाफकत छोड़ते नहीं। ये खास शेर है सर। मुनाफकत छोड़ते नहीं और रकाबत से डरते नहीं, आग से खेलते हो और जहन्नुम से डरते हो। कब तक चलेगा सर ऐसा? कब तक चलेगा? इसको रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसी नोट पे अब हम आपसे इजाज़त लेंगे और आपसे अब पीर को मुलाकात होगी। मेरे दोनों साथी मेरे साथ होंगे। आज आपने मेरा साथ दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।